वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी। तो हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये है हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं कि उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है हिंदी भाषा का उदय, या फिर आप उद्भव भी बोल सकते हो कि हिंदी भाषा का उदय कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो हिंदी 5 उपभाषाओं, अब ये जो 5 उपभाषा थी ये थी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। सबसे पहले उपभाषा क्या होती है ये टर्म आपको क्लियर कर देती हूँ। किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं, यानी कि जो उपभाषा होती है ये किसी भाषा का एक ऐसा विशेष रूप होता है जिसे एक समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उस टाइम पे जो ये भाषाएं थी, ये जो 5 भाषाएं थी, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोग इन भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या हो गई, उपभाषा। ठीक है ना। देखो, अगर उसका बहुत मतलब बहुत बड़े एरिया के लोग, यानी बहुत बड़े लेवल पर किसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भाषा हो जाती है। उपभाषा यहाँ पे आ गई, यानी कि एक ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल छोटे लेवल पे किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर समुदाय के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हो जाती है उपभाषा। तो हिंदी जो है 5 उपभाषाओं से निकली है, मतलब हिंदी 5 उपभाषाओं का सामूहिक नाम है। जब इनको एक साथ मिला देते हैं तो तब बनता है हिंदी नाम। तो वो 5 उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ठीक है ना। हिंदी का उदय 1000 ईस्वी के आसपास शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का जो उदय हुआ है वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है और उसका उदय कुछ अपभ्रंशों से हुआ है, शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। अब ये अपभ्रंश क्या होता है, ये टर्म जो है ये क्लियर करती हूँ आपको। आधुनिक भाषा के उदय से पहले, देखो अभी तक जो आज के टाइम पे जो हम बोलते हैं वो आधुनिक भाषा है। ठीक है ना। तो आधुनिक भाषा के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल के लिए या फिर साहित्य की रचना करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था उसको बोलते हैं अपभ्रंश। मैं दोबारा से समझा देती हूँ। आधुनिक भाषा के उदय से पहले, यानी कि आधुनिक भाषा की डेवलपमेंट उसका उदय नहीं हुआ था, उससे पहले उत्तर भारत में जिस हिंदी का इस्तेमाल किया जाता था या फिर जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था एक दूसरे में बोलचाल के लिए या फिर साहित्य में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था उसको बोलते हैं अपभ्रंश। और ये जो मतलब हमारी हिंदी है इसका उदय इन अपभ्रंशों से हुआ है, जिसका नाम है शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। यानी कि ये वो भाषाएं हैं जो आधुनिक भाषा के उदय से पहले बोली जाती थी। ठीक है ना। और हिंदी का उदय 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। पूर्वी हिंदी के उदय को 1000 ईस्वी से पुराना नहीं माना जा सकता, यानी कि जो हमारी पूर्वी हिंदी है उसका जो उदय हुआ था उसे 1000 ईस्वी से पुराना नहीं माना जा सकता। हिंदी के इतिहास में कुछ लोगों ने हिंदी का जन्म और भी बाद से माना, यानी कि देखो कई बहुत सारे ऐसे साहित्यकार थे, इतिहासकार थे जिन्होंने बोला कि हिंदी का जो उदय हुआ है वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे भी बाद माना है कि 1000 ईस्वी तो बहुत पहले बता दिया, इसका उदय तो बहुत बाद में हुआ है। कुछ ऐसे साहित्यकार आए थे जिन्होंने हिंदी के इतिहास को और भी बाद में माना, क्योंकि उन्होंने इसके उदय का साहित्यिक भाषा के आधार पर बताया है। तो अब उन्होंने ऐसा क्यों बताया कि जो इसका उदय हुआ है वो और भी बाद में हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा, देखो उस टाइम पे जो ये पता लगाया जाता था कि कौन सी भाषा कब उसका उदय हुआ या फिर कितने साल पुरानी वो भाषा है, तो उसका हिसाब साहित्य भाषा के हिसाब से लगता था। यानी कि जो उस टाइम के जो साहित्य होते थे उनमें किस भाषा का इस्तेमाल हुआ ये देखा जाता था। अगर उन्होंने देखा हिंदी का इस्तेमाल कौन से टाइम के साहित्य से हुआ है, सोचो वो 1000 साल पहले के उन्होंने वो देखे, उन्होंने 1000 ईस्वी वाले साहित्य देखो, उसमें उन्हें हिंदी मिल गई और उससे पहले वाले साहित्य में उन्हें हिंदी नहीं मिली, तो उन्होंने बोल दिया हिंदी का उदय 1000 साल मतलब 1000 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि जो हिंदी का जन्म हुआ था वो 1000 ईस्वी में ना होकर इसके बाद हुआ था। और उन्होंने इसका आधार किसको माना था, साहित्यिक भाषा को, कि उन्हें जो साहित्य मिले थे 1000 ईस्वी के बाद जो उन्हें साहित्य मिले थे उसके अंदर हिंदी का इस्तेमाल हुआ था, उससे पहले वाले साहित्यों में नहीं हुआ था। बल्कि देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, बल्कि जब भी किसी भाषा का उदय होता है तो उसका इस्तेमाल साहित्य में तब किया जाता है जब उस भाषा में प्रौढ़ता आ जाती है और उसका रूप निखर जाता है और वो बहुस्वीकृत हो जाती है, तब उसका उपयोग साहित्यकार अपनी कला में करता है। यानी कि देखो अब जैसे कि कुछ साहित्यकार थे जिन्होंने बोला कि हिंदी का उदय बाद में हुआ है, तो उन्होंने किस बेस पे बोला, साहित्यिक भाषा के बेस पे बोला। लेकिन अब एक पॉइंट यहाँ पे मैं ये बोलती हूँ कि किसी भी भाषा का जो इस्तेमाल है साहित्यकार तब उसको अपने साहित्य में उसका इस्तेमाल करते थे जब वो जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी प्रौढ़ हो जाती थी, यानी कि वो लैंग्वेज काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती थी, उसका रूप निखर जाता था, यानी वो लैंग्वेज
क्लियर हो जाती थी, समझाने लायक, उसका रूप निखर जाता था और वो बहुस्वीकृत हो जाती थी, यानी कि लोग उसे स्वीकार कर लेते थे। तो तब जाके किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल साहित्यकार अपनी कला में करते थे। तो अब हम बोल सकते हैं कि यानी कि जब से साहित्य में उसका इस्तेमाल हुआ है, हिंदी उससे पहले उदय हो चुका था हिंदी का, क्योंकि यार उसको टाइम लगा होगा मैच्योर होने में, अपना रूप निखारने में, और लोगों ने टाइम लगाया होगा हिंदी को एक्सेप्ट करने में। तो यानी कि हिंदी का जो उदय था वो उससे पहले हुआ था, लेकिन उसका जो इस्तेमाल था वो काफ़ी टाइम बाद हुआ है, इसीलिए उसके इस्तेमाल के हिसाब से बोला गया है कि हिंदी का उदय 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैडम, इस तरह अगर हिंदी का साहित्य 1150 ईस्वी में भी मिले हो तो भी उसका उदय जो है हम 1000 ईस्वी को ही माना जाएगा, क्योंकि इसका सबूत तभी से मिला है। यानी कि देखो मैंने अभी आपको बताया था किसी भी लैंग्वेज को तब उसको कोई भी साहित्यकार अपनी कला में उसको तब यूज़ करता है जब वो लैंग्वेज थोड़ी मैच्योर हो जाती है और वो निखर जाती है और उसको लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर हमें हिंदी के जो साहित्य है वो 1150 ईस्वी में भी मिलते हैं तो भी हम उसका 1000 ईस्वी को ही उसका उदय मानेंगे, क्योंकि यार इससे पहले मतलब कि उसको टाइम तो लगा होगा ना मैच्योर होने में, तो इसलिए हमने उससे पहले के थोड़े टाइम को माना है कि उसका उदय तब हुआ था, और इसके सबूत भी तभी से मिलने हमें थोड़े बहुत शुरू हो गए थे। देखो ज़्यादा सबूत तो नहीं मिले, मतलब ज़्यादा साहित्यकारों ने हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ने करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हम कह देंगे कि जो हिंदी का उदय है वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विकास और इतिहास। अब हम देखेंगे हिंदी का विकास और इतिहास पर देखने वाले हैं। हिंदी भाषा को विकसित होते हुए 1000 वर्ष हो गए हैं। देखो जो हमारी हिंदी भाषा है आज के टाइम पे उसको विकसित होते हुए, डेवलप होते हुए उसको 1000 वर्ष हो गए हैं, 1000 साल हो गए हैं। तो इन 1000 वर्षों के इतिहास और विकास को 3 भागों में बांटा गया है। अब यानी कि जो 1000 वर्षों का पूरा इसकी हिस्ट्री और इसकी डेवलपमेंट है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यानी कि 3 टाइम्स के अंदर इनको डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल। तो आदिकाल का जो टाइम है वो 1000 से लेके 1500 ईस्वी तक का आता है, यानी कि इस टाइम के बीच में जो था वो आदिकाल चल रहा था। तो इस काल में हिंदी भाषा जो थी अपने अपभ्रंश से बहुत मेल खाती थी, क्योंकि इसका उदय ही इससे हुआ था। देखो मैंने अभी आपको बताया था हिंदी का जो उदय हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। और अपभ्रंश क्या होते हैं? अपभ्रंश होती है वो लैंग्वेज जो आधुनिक भाषा के उदय से पहले बोली जाती थी, यानी कि आज के टाइम पे जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके उदय से पहले जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जिसका इस्तेमाल साहित्य में किया जाता था, वो होती है अपभ्रंश। तो इस काल में जो हिंदी थी वो अपनी अपभ्रंश से बहुत ज़्यादा मेल खाती थी, क्योंकि देखो उसका विकास, उसके जो उदय हुआ था वो ही अपभ्रंशों से हुआ था। और अगर आप किसी चीज़ की डेवलपमेंट करनी शुरू कर रहे हो और आपने किसी चीज़ को बेस बनाया है, तो शुरू में तो जो आपने जिस चीज़ की डेवलपमेंट की है वो मेल तो खाएगी ना थोड़ी बहुत, क्योंकि आपका बेस ही, आपने अपभ्रंश को बनाया, आपका बेस ही मतलब इस चीज़ का आपने बेस बनाया है। तो जो हिंदी थी वो अपभ्रंश से बहुत ज़्यादा मेल खाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे आदिकाल की हिंदी की विशेषताएं। तो आदिकाल में जो हिंदी थी उसकी कुछ विशेषताएं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। तो देखो जो विशेषताएं थी उनको हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है: ध्वनि, व्याकरण, शब्द भंडार और साहित्य में प्रयोग। तो विशेषताओं को पढ़ने के लिए हमने 4 टॉपिक्स बनाए हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि। तो इस काल में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, ध्वनि यानी कि स्वर व्यंजन, जो आज के टाइम पे आप देखते होंगे अ से लेके अना खाली तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और मतलब यार मैं कंफ्यूज हूँ, और का से लेके जो ज्ञानी तक होते हैं वो सब व्यंजन होते हैं। तो जो आदिकाल था उसकी हिंदी में मेनली उन्हीं स्वरों का इस्तेमाल किया गया था जो अपभ्रंश में मिलते हैं, यानी कि जिन स्वरों का इस्तेमाल, जिन स्वर और व्यंजनों का इस्तेमाल अपभ्रंश में किया जाता था, उन्हीं स्वर और व्यंजन का इस्तेमाल, उन्हीं ध्वनियों का इस्तेमाल आदिकाल की हिंदी में भी किया जाता था। अब इसके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएट बता देती हूँ मैं, यानी कि आदिकाल की हिंदी में और जो अपभ्रंश की हिंदी थी, यानी कि उसके पहले की जो हिंदी थी, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो वो आते हैं, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। क्या थे? केवल 8 स्वर थे। वो थे आ ई उ ए ओ ई। तो ये 8 जो थे वो स्वर थे जो अपभ्रंश में थे, और ये स्वर जो थे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वर थे उस टाइम पे। लेकिन आदिकाल में जो थे 2 नए स्वर और विकसित हो गए, वो थे ए औ। तो ये 2 स्वर थे जो आदिकाल में विकसित हो गए। दूसरा पॉइंट है हमारा च छ ज झ। ये जो थे संस्कृत, पाली और अपभ्रंश में ये स्वर व्यंजन थे, यानी कि क्या थे? संस्कृत, पाली और अपभ्रंश, ये 3 लैंग्वेज थी जिनके अंदर ये स्वर व्यंजन थे। और आदिकाल हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी हो गए। देखो स्वर व्यंजन तो आपको पता होंगे, और आदिकाल हिस्ट्री मतलब आदिकाल की जो हिंदी थी इन्हें स्वर व्यंजन ना कहकर स्पर्श संघर्षी कह दिया। स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? यानी कि वो वाले जो होते हैं ना, कि वो वाले स्वर व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते वक्त, देखो अगर आप इन्हें बोलोगे च छ ज झ, तो क्या होगा?
आपके मुंह में ऊपर वाला जो तलवा होता है, शायद जिसे आप जबड़ा बोलते हो या फिर दांत बोलो, आपकी जीभ जो होगी उससे टच होगी और उससे टच होने के बाद आपके मुंह से एक हवा मतलब हवा बाहर आएगी। तो जब हम किसी शब्द को बोलते हैं और हमारी जीभ ऊपर वाले दांत से या फिर हमारे जबड़े से टच हो जाए और उसके बाद हवा बाहर आए हमारे मुंह से, उसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। यानी कि वो जो व्यंजन होते हैं फिर वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। तो आप च छ ज झ को बोल के देखो, जब आप इन्हें बोलोगे तो आपका जो जीभ है वो ऊपर टच होगी और आपको उनके बोलने उस टच होने के बाद आपके मुंह से एक हवा निकलेगी, जैसे च छ ज झ बोल के देखोगे तो हवा निकलेगी आपके मुंह से, ठीक है ना। तो अपभ्रंश के टाइम पे ये स्वर व्यंजन थे और आदिकाल में इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कह दिया और आज तक ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन ही हैं। यानी हमारे टाइम पर भी इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन ही कहा जाता है। तो डिफरेंट आपको पता चल गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न र ल स। संस्कृत, पाली और अपभ्रंश जो भाषा थी इसमें इनको दंत्य ध्वनि बोला जाता था। यानी कि क्या, ये दंत्य ध्वनि थी। अब ये दंत्य ध्वनि क्या होती है, यानी कि ऐसे स्वर, ये मतलब ये ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलते वक्त हम अपने जो पीछे वाले दांत होते हैं, यानी ऊपर वाले जो दांत होते हैं, हमारी जीभ उन्हें पीछे से टच करती है। अगर किसी स्वर को बोलते वक्त हमारी जीभ दांतों को पीछे से टच करते हैं, ऊपर वाले दांतों को, तो वो होते हैं दंत्य ध्वनि। देखो यार, आप बोल रहे हो न र ल स, इन्हें बोलते हुए हमारी जीभ जो है पीछे वाले मतलब दांतों को पीछे से टच नहीं करती। अभी आप बोलते हो त थ द म, मतलब त थ द अगर आप बोलते हो तो आप देखोगे जो आपकी जीभ है वो पीछे से टच कर रही है, तो वो हो जाती है दंत्य ध्वनि। इस टाइम पे इनको दंत्य ध्वनि माना जाता था, लेकिन आदिकाल में इनको ये वत्सरीय बोल दिया। क्या बोल दिया, ये वत्सरीय व्यंजन हो गए। और वत्सरीय व्यंजन कौन से होते हैं, वो व्यंजन जिनको बोलते वक्त हमारे दांत मतलब जो हमारी जीभ है वो दांतों को टच ना करे। तो आप बोल के देखो न र ल स, इसमें जो आपकी जीभ होगी वो दांतों को टच नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बोलते हो त थ द, तो इनको बोलते हुए आपकी जीभ जो है वो दांतों को टच करेगी, तो वो दांतों को टच कर रही है इसलिए उनको दंत्य ध्वनियाँ बोल दिया। और यहाँ पर ये न र ल स दांतों को टच नहीं कर रहे हैं इसलिए ये वत्सरीय हो गए। यानी कि पहले टाइम पे इनको गलत माना जाता था दंत्य ध्वनियाँ, आदिकाल ने इनको वत्सरीय मांगना शुरू कर दिया। अब देखो क्या था, आदिकाल में ड और ढ इनका भी विकास हुआ। ये दो ऐसे व्यंजन थे जिनका नया विकास हुआ था। और न म ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, यानी कि जो न ल म हम बोलते हैं आज के टाइम पे वो पहले संयुक्त व्यंजन थे। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो स्वर या फिर दो व्यंजन के जुड़ के मतलब उनके जुड़ने से बनते हैं। देखो इसमें ना और हा जुड़ गया, इसमें माँ और हा, इसमें ला और हा, तो ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये होगा संयुक्त व्यंजन। तो आदिकाल में इनको न ला मा बोल दिया, तो ये महाप्राण रूप में आ गए, यानी कि मूल व्यंजन हो गए। देखो अभी अकेले हो गए, ठीक है ना, अब इनके साथ कोई भी व्यंजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गए, मूल व्यंजन हो गए। और जब इनके साथ ये जुड़े हुए थे हा, तो ये क्या हो गए थे, संयुक्त व्यंजन। तो ये डिफरेंस हुआ कि अपभ्रंश के अंदर इनको संयुक्त व्यंजन माना जाता था, लेकिन आदिकाल में इनको मूल व्यंजन माना जाने लगा। एक दूसरा डिफरेंस हो जाता है, कुछ नए संयुक्त व्यंजन भी थे जो आदिकाल की हिंदी में जुड़ गए, जो अपभ्रंश में नहीं थे, लेकिन आदिकाल की हिंदी में कुछ नए संयुक्त व्यंजन जुड़ गए। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। मैंने आपको बताया था कि हम आदिकाल की हिंदी की जो मतलब विशेषताएं पढ़ेंगे उनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे: ध्वनि, व्याकरण, शब्द भंडार और साहित्य में प्रयोग। ध्वनि हमने देख लिया, अब हम देखेंगे व्याकरण। तो उस टाइम की जो हिंदी थी, अब उसके व्याकरण की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। तो देखो 1500 ईस्वी के आते आते हिंदी जो थी वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, यानी कि हिंदी की जो व्याकरण थी अब वो थोड़ी थोड़ी अलग होने लग गई थी, वो अपने पैरों पर खड़ी होने लग गई थी। अब उसे अपभ्रंश के व्याकरण की ज़रूरत नहीं थी और अपभ्रंश में कई तरह से अलग हो गई थी अपभ्रंश से। तो हमारा ये पॉइंट बोलता है कि 1500 ईस्वी के आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, वो अपभ्रंश से काफ़ी हद तक अलग हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आदिकालीन हिंदी की जो आदिकालीन हिंदी का व्याकरण अपभ्रंश व्याकरण से कई बातों में अलग है। यानी कि ये इनकी जो ग्रामर है, जो आज के मतलब उस टाइम पे जो आदिकालीन हिंदी की ग्रामर थी और उससे पहले की हिंदी या फिर उससे पहले की भाषा की जो व्याकरण थी, वो एक दूसरे से काफ़ी बातों में अलग हैं। जैसे कि अब मैंने बताया किन किन बातों में ये अलग है। तो अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक होते हुए भी एक सीमा तक संयोगात्मक भाषा थी। अब देखो यार, ये मुझे नहीं समझ आया मतलब कि ये वियोगात्मक या फिर संयोगात्मक को मैं आपको कैसे समझाऊं, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। देखो वियोगात्मक का मतलब होता है अपने आप में अलग, यानी कि अपभ्रंश अपने आप में एक अलग व्याकरण थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो संयोगात्मक थी।
लेकिन जो आदिकालीन हिंदी थी यानी कि आदिकाल टाइम की जो हिंदी थी वो संयोगात्मक रूप धीरे धीरे उसमें कम होता चला गया और उसकी जगह वो वियोगात्मक रूप लेती चली गई। यानी कि अब वो उसकी जो हिंदी थी वो किसी के साथ मिलकर नहीं, मतलब उस हिंदी में किसी का मिश्रण नहीं था, वो अपने रूप मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट होती चली गई थी, सबसे अलग होती चली गई थी, उसने वियोगात्मक रूप लेना शुरू कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। देखो मैंने अभी आपको बताया था आदिकालीन हिंदी की जो व्याकरण थी वो अपभ्रंश के व्याकरण से काफ़ी बातों में अलग थी। तो पहला पॉइंट मैं आपको वही बता रही हूँ कि किस तरीके से अलग थी। तो अपभ्रंश की जो हिंदी थी वो वियोगात्मक होते हुए भी संयोगात्मक थी, यानी कि वो अपने आप में डिफरेंट थी लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। संयोगात्मक यानी कि उसके अंदर दूसरी भाषाओं का भी मिश्रण था। लेकिन आदिकालीन हिंदी जो थी उसने संयोगात्मक रूप को कम कर दिया उसमें धीरे धीरे, यानी कि उसमें किसी भाषा का मिश्रण नहीं था, वो धीरे धीरे अपने आप में बिल्कुल एक अलग भाषा बन गई, उसने वियोगात्मक रूप ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आदिकालीन व्याकरण में वाक्य रचना शब्द क्रम निश्चित होने लगा था। यानी कि देखो आदिकालीन व्याकरण जो थी इसमें अब क्या आने लगा था, अगर हमें वाक्य बनाना है, मुझे लिखना है मेरा नाम नीरू है, तो अब इस टाइम पे क्या होता, वाक्य रचना के लिए शब्द क्रम निश्चित हो गया था कि हाँ मैं मेरा पहले लिखूंगी, फिर नाम लिखूंगी, फिर मेरा नाम जो भी है मतलब नीरू है तो है बाद में लिखूंगी। तो एक जो शब्द क्रम था यानी कि किस नंबर के हिसाब से मैं शब्दों का इस्तेमाल करूंगी वाक्य बनाने के लिए, वाक्य की रचना करने के लिए, तो वो निश्चित हो गया था कि अब हमें पता लगने लगा था कि अब हमें वाक्य की रचना करनी किस तरीके से है। तो वो आदिकालीन व्याकरण में वाक्य रचना की जो शब्द क्रम थी वो निश्चित होने लगा था। तीसरा है अपभ्रंश में नपुंसकलिंग, जो हमारे देखो लिंग जो होते हैं, लिंग आपने सुने होंगे ना हिंदी में, लिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखो नपुंसकलिंग का कहीं इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, मतलब करते हैं लेकिन आप इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज़्यादा करते हैं। तो अपभ्रंश में क्या होता था, नपुंसकलिंग जो थी इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता था, बल्कि आदिकाल में इसका जो प्रयोग था वो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया था। यानी कि नपुंसकलिंग जो थी वो सिर्फ आज के टाइम पे हमारे लिए सिर्फ पढ़ने के लिए रह गई है, हम उसका इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं और आदिकाल में तो इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया था। अब हम देखते हैं शब्द भंडार। तो देखो शुरू में आदिकालीन हिंदी का जो शब्द भंडार था वो अपभ्रंश जैसा ही था, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था जो आदिकालीन हिंदी थी यानी कि इस टाइम पे जो हिंदी थी उसका उदय ही अपभ्रंश से हुआ था। अब देखो जिस चीज़ से उसका उदय हुआ है वो बिल्कुल उससे थोड़ी बहुत तो मैच खाएगी ना, अब एकदम डिफरेंट तो नहीं बना सकते एकदम से। तो जो उसका शब्द भंडार था वो काफ़ी हद तक उसके जैसा ही था, लेकिन बाद में उसमें कुछ बदलाव आए। अब वो बदलाव क्या है, तो देखो मुसलमानों के आने से, आपने सुना होगा हमारे भारत में ये अकबर, खिलजी वगैरह ये सब मतलब काफ़ी सारे मुसलमान आए थे, तो उनके आने से कुछ पश्तो, फारसी, अरबी, तुर्की शब्द जो थे वो हिंदी में आ गए। तो इनके आने से कुछ ऐसे शब्द थे इन भाषाओं के जो हमारी हिंदी में आ गए। अब वो क्या शब्द थे, काजी, नूर, अल्लाह, सोर, गाजी, शमशेर, खून, मीर आदि। अब ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हमारी हिंदी में जुड़ गए। आज के टाइम पे तो मुझे तो इस वक्त पे जो पता है काजी और गाजी, खून, इन्हीं सब का पता है जो मैंने यूज़ किए हैं, आदि तो मैंने कुछ यूज़ किए ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। देखो उस टाइम पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी जिसकी वजह से तत्सम शब्दावली जो थी वो बढ़ने लगी थी। अब ये तत्सम शब्दावली क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ, ठीक है। देखो संस्कृत के अंदर कुछ ऐसे वर्ड थे जिनका यूज़ किया जाता था, यानी संस्कृत के अंदर जिन वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है उनको डायरेक्ट हिंदी में यूज़ कर लेना, उनमें कोई बदलाव ना करना, तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्दावली। जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा एक वर्ड मैंने बोल दिया तुम। देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है ना, मुझे बस 4-5 शब्द संस्कृत के पता है, मैं उन्हीं से आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोल दिया तुम, अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल डायरेक्ट हिंदी में इसी रूप में कर लो यानी तुम के रूप में कर लो तो ये हो जाता है तत्सम शब्द, ठीक है ना। और अगर आप तुम को चेंज करके तुम कर देते हो और फिर इसका इस्तेमाल करते हो तो वह हिंदी की शब्दावली हो गई। तो यहाँ पे बात चल रही है तत्सम शब्दावली की, यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल ज्यों का त्यों कर लिया जाता है हिंदी में। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत के कारण तत्सम शब्दावली जो थी वो बढ़ने लगी थी। थर्ड है भक्ति आंदोलन और मुसलमान शासन का असर जो था वो समाज पर पड़ने लगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, कुछ पुराने शब्द जो थे वो हिंदी से निकाल दिए गए, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे शब्द थे जो काफ़ी पुराने हो गए थे, उन्हें हिंदी से निकाल दिया और उनकी जगह पे कुछ नए शब्द ले लिए गए। तो जो नए शब्द लिए गए वो मैंने आपको बता दिए थे, और जो पुराने शब्द थे यानी कि ऐसे शब्द जिनका पहले अपभ्रंश में इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब उन्हें आदिकालीन हिंदी जो थी, आदिकाल के टाइम की जो हिंदी थी, उन्होंने अपने शब्द भंडार में से उन शब्दों को निकाल फेंका कि अब तुम यूजलेस हो गए, हमारे किसी काम के नहीं बचे, तुम शब्द हम तुम्हें इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे, तो उन्होंने उन्हें निकाल फेंका। तो अब हम फोर्थ देखेंगे साहित्य में प्रयोग।
तो देखो इस काल में मेनली जो था डिंगल, मैथिली, अवधी, ब्रज, दक्षिणी और मिश्रित भाषा का इस्तेमाल किया जाता था इस टाइम पे साहित्यों में। और हिंदी का जो प्रयोग था वो कुछ साहित्यकारों द्वारा किया गया था। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादा साहित्यकारों ने हिंदी का इस्तेमाल एकदम से शुरू नहीं किया, धीरे धीरे शुरू किया। तो कुछ साहित्यकारों ने हिंदी का इस्तेमाल किया था, वो थे गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति, नालह, कबीर और शाह मीराजी। तो ये कुछ ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया था। तो मैंने आपको आदिकाल की हिंदी बता दी। मैंने अभी आपको बताया था हिंदी का जो इतिहास और विकास था उनको 3 कैटेगरीज में बांटा था, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल। तो जो मध्यकाल था 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का समय था, उसको बोलते हैं मध्यकाल। अब इस काल की हिंदी की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। अब मैंने आपको ऊपर एक और पॉइंट बताया था, विशेषताओं को हम 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, ध्वनि, शब्द भंडार, व्याकरण और साहित्य में उसका प्रयोग। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ध्वनि। तो देखो इस काल में आकर जो ध्वनि का क्षेत्र था उसमें 2-3 बातें ज़रूरी हुई, यानी कि 2-3 चेंजेस काफ़ी मेन हुए। जैसे कि उच्च वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो थे उनके अंदर फ़ारसी का प्रसार हुआ। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था मुसलमान जो लोग थे वो आए थे, जिनके आने से फ़ारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो कुछ ऐसी भाषाएं थी जो हमारे भारत देश में आई। तो जिनकी वजह से क्या हुआ, उनका इतना असर पड़ा अमीर लोगों पे, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों पे, और जो नौकरी पेशा लोग थे उन पे फ़ारसी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा और फ़ारसी का प्रचार हो गया। जिसके कारण क्या हुआ, क, ख, ग, ज, फ, ये जो 5 नए व्यंजन थे वो हिंदी में जुड़ गए। अगर किसी शब्द के अंत में मूल व्यंजन है तो आ लुप्त हो गया, मतलब राम का उच्चारण राम होने लगा। तो अब ये पॉइंट मेरा क्या बोलता है, देखो मैंने आपको बताया था अभी जो मध्यकाल की हिंदी है उसकी ध्वनि में 3-4 चेंजेस हुए थे, अब वो मैं आपको बता रही थी। पहले वाले मैंने आपको बताया था लोगों पे फारसी का असर होने लगा था, तो जिसकी वजह से कुछ 5 व्यंजन हिंदी में जुड़ गए थे। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे शब्द थे जो मतलब जिनके अंत में मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन यानी कि सिंगल जो होते हैं, न, र, ल, प, आखिरी में, ठीक है ना, ऐसे मूल व्यंजन हो तो उनके अंत में जो आ होता था वो लुप्त हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया। देखो अब यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल रमा। तो पहले अगर आप इसे तोड़ के लिखोगे तो र, अ, म, अ, ठीक है ना। अब ये माँ के नीचे लिखा है यानी कि अ आएगा। तो अगर इसके आगे वाला जो शब्द है वो एक मूल शब्द है तो क्या होएगा, आ हट जाएगा, आ लुप्त हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, र, अ, म, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण भी बदल गया, पहले इसको बोलते थे राम और अब बोलने लग गए राम, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने अभी आपको समझाया। तो इसमें बोला मैंने अगर किसी शब्द के अंत में मूल व्यंजन है जो मैंने अभी आपको दिखाया तो आ लुप्त हो गया, मतलब कि रामा का उच्चारण राम होने लगा। अब बोलते हैं भक्त जैसे शब्द जो थे जहाँ पर आ से पहले संयुक्त व्यंजन आता है, यानी कि देखो अब ये भक्त है, इसके अंदर देखो ये क्या आ रहा है, ये संयुक्त व्यंजन आ रहा है, यानी कि 2 व्यंजन इसमें जुड़े हुए हैं। इसे तोड़ के लिखेंगे तो भ, अ, क, त, अ। तो देखो आ से पहले क्या हो रहा है, एक संयुक्त व्यंजन आ रहा है, क, त, ठीक है ना। इससे पहले एक संयुक्त व्यंजन आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आ नहीं हट रहा है, आ यहाँ का यही है, आ लुप्त नहीं हो रहा है। तो यही मैंने इसमें बताया है, भक्त जैसे शब्दों में जहाँ आ से पहले संयुक्त व्यंजन आता है तो वहाँ आ बना रहा, वहाँ से लुप्त नहीं हुआ। कुछ स्थितियों में ऐसा भी हुआ, यानी कि कोई अक्षर है उसके आ का अंत में आ का लोप होने लगा, जैसे कि जप्ता की जगह जुप्ता होने लगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कुछ परिस्थितियों में क्या हुआ, ह के पहले अगर आ है, यानी कि देखो ह से पहले आ है, मैंने बोला अहम, ठीक है ना, ह से पहले क्या आ गया, आ गया। तो अब क्या हुआ, उस आ को ए जैसा बोला जाने लगा, तो इसको क्या बोलते हैं हमने, हेम, ठीक है। तो ऐसा उस टाइम पे ऐसा होने लगा था। अब बात करते हैं हम व्याकरण की। तो व्याकरण के क्षेत्र में भी 3 बदलाव आए थे। पहला बदलाव था, अब जो हिंदी थी वो उसकी जो व्याकरण थी वो पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, और भाषा यानी कि आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी ज़्यादा वियोगात्मक हो गई। यानी कि आदिकालीन टाइम पे जो भाषा थी वो देखो अपने आप में एक अलग भाषा बन रही थी, उस टाइम पे उसका प्रोसेस चल रहा था। लेकिन इस टाइम पे आके वो और भी ज़्यादा वियोगात्मक हो गई, क्योंकि वो और भी ज़्यादा डिफरेंट हो गई और अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हिंदी। उसके अंदर परसर्गों और सहायक क्रियाओं का प्रयोग बढ़ गया। अब ये परसर्ग क्या होते हैं, हिंदी में आप लोग, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रीपोजिशंस, यानी कि ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल वाक्यों को जोड़ने में करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि में, पर, के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, भाषा की तुलना में और भी विनय मतलब वियोगात्मक हो गई। तो ये की और में जो है ये मेरी प्रीपोजिशन है, मैंने इनका इस्तेमाल क्यों किया है, अपने वाक्य की रचना करने के लिए।
तो उस टाइम पे परसर्गों का इस्तेमाल होने लगा था। और सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स जो आप पढ़ते होंगे, जैसे खेलने के लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, प्ले, इंग्लिश में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ऐसे सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल जो था वो बढ़ गया था इस टाइम पे। थर्ड पॉइंट है, हिंदी वाक्य रचना जो थी वो फारसी वाक्य रचना से प्रभावित होने लगी थी। मैंने अभी आपको बताया था पहले वाले पॉइंट पे कि फारसी आ गए थे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हिंदी वाक्य रचना फारसी वाक्य रचना से प्रभावित होने लगी और हिंदी वाक्य रचना में की जो शब्द होता है, जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अब शब्द भंडार। तो देखो इसमें भी काफ़ी बदलाव आए। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आए, एक एक करके पढ़ते हैं। तो इस काल में लगभग 5000 से ज़्यादा शब्द जो थे वो हिंदी में जुड़ गए। अब देखो विदेशी शब्द यानी कि जो हिंदी में पहले नहीं थे, दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है। तो कुछ 5000 से ज़्यादा विदेशी शब्द हिंदी में जुड़ गए। अब वो थे फारसी से लिए गए थे लगभग, यहाँ पे मैंने लगभग के लिए यूज़ किया, इनके अप्रोक्स 3500 जो शब्द थे वो फारसी से लिए गए, अरबी से लिए गए 2500 शब्द, पश्तो से लिए गए 125 शब्द, यानी कि 5000 से ज़्यादा शब्द थे वो इन भाषाओं से लिए गए। और फारसी के कुछ मुहावरे जो थे वो भी हिंदी में जुड़ गए। दूसरा है, भक्ति आंदोलन जो था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिसके कारण तत्सम शब्दों का जो अनुपात था वो भाषा में और भी बढ़ गया, यानी कि संस्कृत के शब्दों का जो यूज़ था वो हिंदी में और भी ज़्यादा होने लगा। थर्ड पॉइंट है, कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में जुड़ गए। तो इन भाषाओं के भी कुछ जो शब्द थे वो हिंदी में जुड़ गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साहित्य में प्रयोग। तो इस काल में अवधी और ब्रज भाषा में विशेष रूप से साहित्य रचा गया। तो इस काल में अगर मैं बोलूँ अवधी और ब्रज भाषा, इन दो भाषाओं में बहुत ज़्यादा साहित्य जो थे वो लिखे गए। फिर बाद में दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य की रचना हुई इस वाले काल के अंदर, मध्यकाल के अंदर। लेकिन कुछ जो इस काल के जो मुख्य साहित्यकार थे वो थे जयसी, सूर, मीरा, तुलसी, बिहारी, देवभूषण, नुसरती, वजही बली आदि। तो ये कुछ ऐसे साहित्यकार थे जो इस टाइम पे जिन्होंने साहित्य की रचना करी। तो इस टाइम पे अवधी ब्रज भाषा में हुए और दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में साहित्य की रचना की गई। नेक्स्ट है अब हमारा आधुनिक काल। तो जो हमारा आधुनिक काल था वो 1800 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वही ध्वनि को देखते हैं। तो इस काल में ध्वनि के क्षेत्र में बहुत सारी ज़रूरी बातें जो थी वो घटी, बहुत सारे चेंजेस हुए इसमें। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण, तो देखो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा था, क्यों, क्योंकि अंग्रेज भारत में आ गए थे। तो क्या हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा और जिसके कारण वो जो ध्वनि थी इसका ये हिंदी में जुड़ गई। जैसे कि कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा हिंदी में भी। और अंग्रेजी के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे कि ड्र, ये हिंदी में जुड़ गए। बहुत सारे कुछ नए संयुक्त व्यंजन थे, ड्र और भी थे प्र, तो ये हिंदी में जुड़ गए। स्वतंत्रता के बाद क ख ग के प्रयोग में कमी आई। तो देखो जैसे हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो क ख ग जो था इन व्यंजनों के प्रयोग में कमी आई, बल्कि ज और फा इनका जो प्रयोग है वो आज भी चल रहा है और उतने ही जोरों शोरों से होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में किसी भी शब्द के अंत में आ का उच्चारण या फिर प्रयोग नहीं किया जाता। देखो मैंने अभी आपको पिछले में बताया था मध्यकाल में क्या हुआ, अगर कोई संयुक्त यानी कि कोई मूल व्यंजन है तो उसके पीछे आ का इस्तेमाल हट गया, लेकिन अगर यही कोई संयुक्त व्यंजन है, जैसे भक्त में ये संयुक्त व्यंजन था तो आ का इस्तेमाल जो था वो चल रहा था। लेकिन आधुनिक काल आते आते क्या हुआ, अब चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो या फिर पूरा मूल व्यंजन हो, आ का उच्चारण या फिर इस्तेमाल पूरी तरीके से खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है, आधुनिक काल में ए और औ के संबंध में 3 बातें हुई, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ बातें चली। तो क्या हुआ, जो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के लोग थे वो इसका उच्चारण मूल स्वर के रूप में करते थे, यानी कि ए ओ, वो ऐसे बोलते थे इसको ए और ओ। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के लोग ए ओ बोलते थे, लेकिन पूर्वी हिंदी में जो था इसको आई औ, ये इस रूप में इसको संयुक्त स्वर के रूप में इसको बोला जाता था, आई औ, तो इसको ऐसे बोला जाता था औ। और नैया, व्याकरण, कौवा जैसे शब्दों में, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिंदी में इसको ऐ औ का उच्चारण जो था वो आई औ के रूप में किया जाता था। देखो यहाँ पे कर रहे हैं ए औ और यहाँ पे किया जा रहा है आई औ, तो इसके रूप में इसका उच्चारण किया जाता था। तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ आ गए। अब बात करते हैं इसके व्याकरण की, ठीक है। तो हिंदी जो थी वो पूरी तरीके से वियोगात्मक भाषा बन गई, यानी पूरी सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी हिंदी, अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, हिंदी हो गई थी। आधुनिक काल में ब्रज, अवधी, भोजपुरी जैसी कई ऐसी बोलियां थी जिनका जो व्याकरण था वो भी स्वतंत्र हो गई, यानी कि इनका खुद की एक व्याकरण बन गई, ब्रज, अवधी, भोजपुरी। तो अब इन्हें भाषा कहा जाना, मतलब इन्हें भी भाषा कहा जा सकता है इस टाइम पे आके।
पहले क्या होता था, ये कुछ बोलियाँ थी। बोलियाँ यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बोली जा रही है कुछ लोगों द्वारा। इसको हर कोई नहीं समझ पाता, सिर्फ वही समझ पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे इनकी जो ग्रामर है वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, उनका भी अस्तित्व स्वतंत्र हो गया है। तो अब इन्हें भी भाषा कहा जा सकता है। तो इसलिए हम बोलते भी है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भी आज के टाइम पे एक लैंग्वेज बन चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी का जो स्वरूप है वो स्थिर हो चुका है और इसमें आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है। यानी कि हिंदी को स्थिर बनाने में आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा जो है वो अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और इसमें कीजिए की जगह करिए, मुझे की जगह मेरे को, तुझ में की जगह तेरे में जैसे नए रूप जो हैं और नए वाक्य रचना का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब हिंदी में नए नए शब्द, नए नए रूपों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाक्य रचना बनाने के यानी वाक्य को रचना करने के जो तरीके हैं इसमें भी काफ़ी चेंजेस होते जा रहे हैं। अब हिंदी अपने आप में काफ़ी डेवलप होती जा रही है। अब बात करते हैं हम शब्द भंडार की। ठीक है, तो देखो 18 से 1850 ईस्वी तक टाइम तक शब्द भंडार जो था वो मध्यकाल जैसा ही था। यानी कि जिस तरीके से मध्यकाल में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1850 से 900 तक अंग्रेजी और तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हो गया, क्योंकि देखो अंग्रेज आ गए और भक्ति आंदोलन जो था वो अपनी चरम सीमा पर था, जिसकी वजह से तत्सम शब्दों का उपयोग जो था वो भी बढ़ गया। 1950 के बाद तत्सम शब्दों का जो प्रयोग था वो और ज़्यादा बढ़ गया और आंदोलन के कारण यानी कि भक्ति आंदोलन के कारण इनका, भक्ति नहीं, जो स्वतंत्रता आंदोलन आया था, ठीक है ना, और स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इनका प्रयोग जो था वो कम हो गया। यानी कि देखो क्या हुआ था, बहुत बड़े आंदोलन हुए थे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। 1950 से पहले आंदोलन शुरू हो गए थे, तो उन आंदोलन के कारण क्या हुआ था, इनका प्रयोग कम होना शुरू हो गया था तत्सम शब्दों का। इस पॉइंट पे मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, पहले आप समझो। देखो क्या हुआ, 1950 से पहले क्या हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो जिनकी वजह से क्या हो गया था, तत्सम शब्दों का जो इस्तेमाल था वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन 1950 के बाद, यानी कि देखो हमें स्वतंत्रता तो 1947 में मिली है ना, उसके बाद 1950 के बाद तत्सम शब्दों का प्रयोग दोबारा से बढ़ गया था, यानी कि इनका इस्तेमाल दोबारा से होने लगा। तो आप समझ आ गया। अब बात करते हैं 1947 के बाद क्या होता, बहुत से पुराने शब्द जो थे वो नए अर्थों में प्रचलित हो रहे थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे पुराने शब्द थे जिनके अब नए नए मीनिंग्स बन रहे थे, नए नए उनके अर्थ बन रहे थे। जैसे कि सदन, ये जो सदन शब्द था ये अब राज्यसभा और लोकसभा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। सदन शब्द का इस्तेमाल ये काफ़ी पुराना शब्द था जिसका मतलब अब लोकसभा और राज्यसभा को दर्शाने के लिए किया जाने लगा। साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता की भाषा बोलचाल के काफ़ी निकट आ गई। और क्या हुआ, अब जो साहित्य लिखे जा रहे थे उनके अंदर जो नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, इन सब की जो भाषा थी वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा के काफ़ी निकट थी। यानी कि अब जो साहित्यकार जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देते जो हम लोग समझ सके, जिस भाषा को हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी जो थी अब विज्ञान, वाणिज्य आदि की भी भाषा बन गई थी। यानी कि विज्ञान में और बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है उसमें हिंदी का इस्तेमाल होने लगा था, इसलिए इसे पारिभाषिक शब्दों की भी खूब ज़रूरत पड़ी। यानी कि अब इसका इस्तेमाल इसमें भी होने लगा था, तो इसको कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दों की ज़रूरत पड़ी। तो अनेक शब्द जो थे वो अंग्रेजी और संस्कृत से लिए गए। क्या हुआ, तो ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो अंग्रेजी और संस्कृत से सीधे सीधे उठा लिए गए हिंदी की शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए। अब दूसरा था फिल्माना और घुसपैठिया शब्द जो थे इनका इस्तेमाल होने लगा था। यानी कि ऐसे कुछ नए शब्द आने लग गए थे अब हिंदी में। अब बात करते हैं हम साहित्य में प्रयोग। तो इसमें आता है आधुनिक काल जो था वो राजनीति का काल है। आप सबको पता है उस टाइम पे मतलब 1947 के बाद क्या हुआ था, राजनीति जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए भारतीय राजनीति के केंद्र दिल्ली की भाषा यानी कि खड़ी बोली को साहित्य में जगह दी गई। देखो ये राजनीति से रिलेटेड काल था, तो इस टाइम पे राजनीति का जो केंद्र था दिल्ली थी और दिल्ली की भाषा क्या थी, खड़ी बोली। तो अब साहित्य में खड़ी बोली को जगह दी जाने लगी और यही खड़ी बोली जो थी हमारी राजभाषा भी बन गई। तो ये वाला जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर, मतलब हमारा सेकंड चैप्टर हमारी फर्स्ट यूनिट का, तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।